हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे और इस टाइम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम गेट के एग्जाम को बचा नहीं है। तो इस टाइम मोस्टली स्टूडेंट के सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और वो खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको करना है और रिवीजन करना है, क्योंकि अब 2 मंथ बचे हैं और 2 मंथ क्या, दिसंबर भी लगभग आधा पूरा हो गया है। तो अब हमको जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैक्सिमम सब्जेक्ट जिनके अगर कम जिससे 2-3 सब्जेक्ट जिनके बचे हैं जो पेंडिंग हैं अभी, तो कोशिश करो कि दिसंबर तक पूरे कंप्लीट हो पाएँ और ये जितने भी हो पाएँ, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर जनवरी में लोड लेके मत जाओ कि न्यू सब्जेक्ट जनवरी में पढ़ना शुरू करो। तो अब जनवरी पूरा महीना सिर्फ टेस्ट सीरीज देने के लिए और अच्छे से रिवीजन करने के लिए होता है, क्योंकि हमको टेस्ट सीरीज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देना है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है और उनको हम कैसे करेक्ट करें, कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे क्वेश्चन गलत ना हो और फिर से हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। और जो अभी हम गेट की एग्जाम में जो मिस्टेक करेंगे वो अभी जो मिस्टेक करनी है अभी कर लो, वहाँ एग्जाम में हमको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब आज के सेशन में हम गेट के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो शायद इस साल या नेक्स्ट ईयर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस साल ही गेट में क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन कराता हूं जो मोस्टली टाइम गेट में उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जो हर साल गेट में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको नोट डाउन कराऊंगा, आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद अपना सोल्यूशन निकालना है, देन उसके बाद सोल्यूशन देखना है। और कोई हम लोग ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में तो वो भी हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट भी मैं जो थोड़ा सा जो अब पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं ब्रीफ से नहीं बता सकता, बट अगर जिसको ऐसा क्वेश्चन कोई आया तो मैं पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब आज के सेशन में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कंपाइलर डिजाइन। तो कंपाइलर डिजाइन के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, देन नेक्स्ट। तो इस तरह हम कई सारे सब्जेक्ट के गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो प्रोबेबिलिटी है कि इस साल गेट में पूछे जाए। तो अब आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मेरा फर्स्ट एंड फॉलो से है। इस तरह के कई बार गेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है, हमको एक ग्रामर दी गई है एस, ये कैपिटल है, हम उस लोग इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, नॉन टर्मिनल से, और स्मॉल को टर्मिनल से। तो बी ए सी डी सी देन बी डी ए टाइम्स टू डी। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है हमसे कि बताओ इसमें फर्स्ट आओ एस, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में नोट डाउन कराऊंगा क्योंकि लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। फर्स्ट एस एंड फॉलो ए, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सी बी कॉमा डी, सेकेंड ऑप्शन है बी कॉमा सी, थर्ड है डी कॉमा सी, और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज, नन ऑफ द। तो आप एक बार क्वेश्चन को उसके बाद क्वेश्चन को समझो, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है। सिंपली फर्स्ट निकालना है एस का एंड फॉलो निकालना है हमको ए का, और जो ऑप्शन करेक्ट हो उस पर टिक करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले देखो, हमेशा जब फर्स्ट एंड फॉलो निकालने का है ना, तो मैं एक तरीका आप लोगों को ये हमेशा, मैंने प्रीवियस सेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि देखो जब फर्स्ट निकालना होगा ना तो ऑलवेज नीचे से स्टार्ट किया करो, और जब फॉलो निकालना होगा तो स्टार्टिंग से निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम डॉलर को स्टार्टिंग वाले में फॉलो में रखते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट हमसे पूछा एस का, बट हमको निकालना पड़ेगा, पहले हमको फर्स्ट ए का निकाल लेना है, फिर देन ये नहीं कि
पहले भैया एस का ही निकालने लगे, तो इसमें दिक्कत क्या है कि देखो अब इसमें ए है, ए हमारा नॉन टर्मिनल है, तो हमको ए पहले मिला, तो हमको पहले फर्स्ट तो ए का चाहिए ही चाहिए, तभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम फर्स्ट एस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ऑलवेज कोई भी लेंदी क्वेश्चन भी अगर ग्रामर हमको दिया गया है तो हमेशा फर्स्ट हमारा नीचे से ही निकाला करो आप लोग, देन ऊपर से फॉलो निकाला करो। तो फर्स्ट ऑफ ए देन फर्स्ट ऑफ एस, तो पहले हम सबसे पहले ए को निकालते हैं। तो ए का फर्स्ट आ रहा सिंपल है हमारा डी, किस क्या होता है लेफ्ट, जो हमको सबसे पहला टर्मिनल सिंबल मिलता है वही हमारा क्या होता है फर्स्ट, नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, तो ठीक है, जो हमारा पहला टर्मिनल सिंबल होता है वही हमारा फर्स्ट होता है। अब एस फर्स्ट एस का निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चले इधर से लेफ्ट से राइट की ओर, तो सबसे पहले हमको ए मिला, बट भैया ये ए तो हमारा नॉन टर्मिनल है, तो ए हमारा क्या है नॉन टर्मिनल, तो इसमें हम क्या करेंगे जब ए आया मिला हमको तो ए का हम क्या लेंगे फर्स्ट लेंगे, जो अब देखो तभी हमने फर्स्ट ए निकाल लिया, तो हमको देखो आराम था यहाँ पे, तो हमने फर्स्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो फर्स्ट में ए में आया डी, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब देन नेक्स्ट तो आया, अब इसमें फर्स्ट हमको क्या मिला बी, तो बी, अब देन आगे डी, देन मिला हमको बी, तो हमारा आ गया, एक तरह से देखा जाए तो ये दो बार ही रिपीट है, तो डी एंड बी हमारा इसका आंसर होगा। तो अब ये आ गया फर्स्ट ऑफ एस। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है भैया बताओ फॉलो ऑफ ए बताना है हमको, फॉलो ऑफ ए, तो उससे पहले हम अब फॉलो में हमेशा ऊपर से स्टार्ट करो, फॉलो ए, तो अब देखो एस का फॉलो निकाल, सबसे पहले फॉलो में हमेशा डॉलर सिंबल हमारा आता ही आता है, ठीक है, डॉलर आया। अब उसके बाद एस ढूंढो कहीं पे है, तो एस हमारा कहीं पे नहीं है, तो फॉलो हमारा फॉलो एस में सिर्फ ओनली डॉलर आया। अब ए पे आओ, ए हमारा कहाँ पे, तो ए पे ए हमको मिला इस यहाँ पे, तो ए हमारे अब फॉलो में हम क्या करते हैं हमेशा राइट साइड को, जो हमारा जिस हमारे टर्मिनल सिंबल का फॉलो पूछा है उसके राइट साइड को, राइट साइड में जो पहला हमारा टर्मिनल सिंबल आता है उसको ही हम कंसीडर करते हैं। अब देखो ए तो हमारा नॉन टर्मिनल है, तो अब देखो ये यहाँ पे ए हमारा नॉन टर्मिनल मिला, अब ए के राइट साइड में पहला एलिमेंट क्या आया, ए हमारा टर्मिनल है, तो ए आया। अब देन एक ए और है, जितने भी ए होंगे पूरी ग्रामर में हमको सारे कवर करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ए का कवर किया उसके बाद नहीं किया, तो जितने भी ए आएंगे इस तरह, अगर और लेंदी ग्रामर होती तो जहाँ जहाँ ए आता उसको उसको हमको कवर करना पड़ता, तो इस वाले पार्ट को हमने कर लिया। अब ए यहाँ पे है, तो ए के राइट साइड पे क्या है सी, तो अब आगे कहीं पे ए है नहीं, नॉन टर्मिनल हमारा ए नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया, पहले हमसे पूछा था फर्स्ट ऑफ एस, तो फर्स्ट ऑफ एस में हमारा एलिमेंट आए डी एंड बी, फर्स्ट ऑफ एस में डी एंड बी, तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ डी एंड बी, तो एक ये हमको मिला, और फॉलो अब पूछा है किसका एस का, तो फॉलो ऑफ एस है हमारा, नहीं सॉरी फर्स्ट ऑफ एस तो डी और बी है, फॉलो ए का पूछा तो ए पे आया ए एंड सी, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने ऑप्शन 4 को सिलेक्ट किया होगा। आप लोग लेक्चर देखने के बाद कमेंट मुझे ये भी बताया करो, आंसर तो आप लोग देते हो लेकिन यही बताया करो कि कितने क्वेश्चन आपने बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व किए, अब उसके बाद आपने सॉल्यूशन देखा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आया है, तो ये भी मुझे बताया करो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि संडे को हमारी क्लास हो नहीं पाई, तो हम आज के सेशन को थोड़ा सा लेंदी बनाएंगे और कई सारे क्वेश्चन, कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इस भी ये भी हमारा कंपाइलर डिजाइन से, इसमें हमको दिया है एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर दिया गया है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में कराया भी है। परफॉर्म एक्शन प्रोसेसर इमीडिएटली आफ्टर रिड्यूसिंग टू करस्पॉन्डिंग रूल ऑफ ग्रामर, तो हमको एक ग्रामर दी गई है एस, एस टाइम्स टू ए बी वी, अब दिया है ए बी, बी हमारा जो है वो नॉन टर्मिनल है, तो ए बी वी, अब प्रिंटफ हमको करना है फिर 1 and 1, उसके बाद हमारा है एस टाइम्स टू सी सी, प्रिंटफ करना है हमको 2 and 2, फिर हमारे बी हमारा नॉन टर्मिनल है तो एस एंड डी, प्रिंटफ करना है हमको देन 3 3, सी सी ए बी बी, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको बताना है व्हाट इज द
ट्रांसलेशन ऑफ ए बी सी सी डी, ए बी डबल सी एंड डबल डी। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी डबल सी एंड डबल डी। अब इसमें ये हमको ग्रामर का ट्रांसलेशन बताना है। अब बोल इसमें ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1। ऑप्शन बी है हमारा 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2। ऑप्शन सी है हमारा 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2। ऑप्शन डी है हमारा 1 1 2 2 1 1 3 3 एंड 2 2। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। आपको एक ग्रामर दी गई है और उसके बाद हमको एक जो इनपुट जो हमको दिया है इसका हमको ट्रांसलेशन बताना है इस ग्रामर के अकॉर्डिंग सॉल्व करके कि हमको कौन सा ऑप्शन हमारा आउटपुट में आएगा। एक बार आप सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे गए हैं और भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने मत जाया करो। मैं एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, इनको ट्री बना के सॉल्व किया करो। ट्री मेथड से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो अब हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमको स्टार्टिंग तो एस से करनी है। तो हमको मिला एस हमारा, यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया एस से। तो एस से हमको मिलने के बाद हमको मिला ए, बी मिला एंड वी हमारा मिला जो हमारा नॉन टर्मिनल। अब उसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंटिव किया हमने 1 1, ठीक है। तो पहले ट्री हमको बनाते जाना। तो अब हमको इनपुट थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ट्री बनाना। तो हमको ए हमको यहाँ से मिला, देन हमको बी मिल गया, बी भी मिला। अब हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, वी से हम बढ़ाएंगे। तो वी से हमारा कहाँ पे जा सकते हैं, वी से जा सकते हैं एस एंड डी से, एस एंड डी। देन हमको क्या करना है, प्रिंटफ करना है 3 3 हमने प्रिंटफ किया। अब देखो ए बी, अब ए बी के बाद हमको क्या फिर से लाना है, ए बी ही लाना है। तो ए बी हमको वापस कहाँ से मिलेगा, इस एस से। तो यहाँ से हमने चले तो इससे हमने बनाया ए, देन बी, देन बनाया हमने वी, और हमारा हो गया ये प्रिंटफ क्या आया 1 1। अब ए के बी यहाँ से आया, ए के बी हमारा यहाँ से आ गया। अब हमको क्या लाना है, डबल सी लाना है भैया। तो अब पहले तो वी से हमको एक ही हमारा टर्मिनल हमारी ग्रामर है। तो वी से हम कहाँ जाएंगे, एस एंड डी पे, और प्रिंटफ कराएंगे 3 3। अब उसके बाद अब हमको डबल सी मिल सकता है, क्योंकि एस से हम इस टर्मिनल पे जाएंगे तो डबल सी हमको मिल जाएगा। एस से हमको मिला यहाँ से सी, एक सी यहाँ से मिला, और क्या कराना है, प्रिंटफ कराना है 2 2, ठीक है। तो अब देखो हमारी पूरी ट्रांसलेशन कवर हुई कि नहीं। देखो अब यहाँ से हम पहले टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग चले तो ए हमको पहले मिला ए, यहाँ से फिर उसके बाद मिला बी, फिर बी से हम आए यहाँ पे तो फिर हमको मिला ए, फिर हमको मिला बी, फिर आगे आए तो डबल सी भी मिला। देन यहाँ से गए तो सबसे पहले हमको प्रिंट, अब ये पूरा हमारा जो ये ग्रामर है वो उसने पूरा अब हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रिंटअप है उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो अब सबसे पहले प्रिंटअप हमको कहाँ मिला, यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होता जाएगा, ये भी लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सबसे पहले प्रिंट होगा 2 2, देन यहाँ से आगे आए, फिर हमको मिला एक डी, और देन हमारा प्रिंट हुआ 3 3। देन हम आगे बढ़े, फिर हमको मिला प्रिंटफ 1 1 प्रिंट हुआ। देन हम इसके बाद आगे बढ़े, हमको क्या मिला डी। तो ये हमारी पूरी ट्रांसलेशन कवर हो गई। अब आगे हम जाएंगे तो हमको मिला प्रिंटफ 3 3, देन आगे जाएंगे तो हमको मिला 1 1। ये हमारा इसका आउटपुट होगा, इस ट्रांसलेशन का आउटपुट होगा 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ही बार 2 2 आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा वो है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें कई अगर बड़ी ग्रामर भी दे रहे हैं तो ऐसे ही हमको ट्री के फॉर्म में ड्रॉ करते जाना है, ट्री बनाते जाना है। उसके बाद हमको अपने ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है कि हमको किस तरह से कौन से हमको पहले मिलता जाएगा, और पूरे हम ट्रांसलेशन को कवर कर लेंगे। और देन हम उसको टॉप टू बॉटम
एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद अपने प्रिंटफ को चलाते जाएंगे और जो आउटपुट मिलता जाएगा उसको लिखते जाएंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में आए हैं, 2 मार्क्स में आता है और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आराम से इसमें ट्री को अच्छे से बना लेना है, देन आउटपुट निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है हमारा डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें एक हमको एक्सप्रेशन दी गई है, द पोस्टफिक्स, हमको बताना है द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनानी है हमको। इस एक्सप्रेशन की पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू the infix expression। अब एक्सप्रेशन हमको क्या दी गई है, a प्लस बी सी माइनस डी एक्सपोनेंशियल e पावर, इसे हम पावर एलिमेंट भी बोलते हैं, एच। अब इसमें इसको हमको ये बतानी है कि इसमें हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या आएगी। ठीक है, ऑप्शन हमको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ पावर माइनस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ए बी सी प्लस डी ई पावर एफ पावर माइनस। थर्ड ऑप्शन हमारा है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई की पावर एफ। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑलवेज नन। तो एक बार इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आप चेंज करो, देन देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा तो नन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार आप सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इस तरह के जो होते हैं ना क्वेश्चन, इसमें हमेशा ध्यान दिया करो, आप स्टैक के थ्रू सॉल्व किया करो तो आपको बहुत आसानी। एक तरीका है कि डायरेक्ट हम इसको चेंज करते जाएं, सॉल्व करते हैं, बट उसमें देखो यार बहुत टाइम होता है ना कि थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टैक के मेथड से जाओगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो हम वो सीखेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना और हमारा टाइम भी सेव हो पाए। अब पता चला टाइम लगा कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो सबसे पहले हमको पूरे एक्सप्रेशन में क्या करना है, कोष्टक के थ्रू इसको बंद कवर करना है। एक कोष्टक से हमने स्टार्ट किया, एक कोष्टक से हमने बंद कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पुश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कोष्टक, और जो हमारे अंदर हमारे जो वेरिएबल होंगे उनको हमको अलग लिखते जाना है। अब ए मिला तो ए हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देन आया प्लस। बस हमको प्रेसिडेंस नियम अच्छे से याद होना चाहिए, प्रेसिडेंस रूल हमको याद होना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आया प्लस, तो प्लस को हमने स्टोर किया। अब देन हमको मिला बी, तो बी। अब देखो मल्टीप्लाई आया, अब प्लस से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है तो हम इसके ऊपर इसको पुश कर सकते हैं, नहीं तो हमको पहले पॉप करना पड़ता। तो अब हम मल्टीप्लाई रख दिए। अब देन हमको क्या मिला, सी, तो हमने सी को भी लिखा। अब आया माइनस। देखो माइनस प्लस की सेम प्रेसिडेंस होती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सॉरी, और मल्टीप्लाई डिवाइड इनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, लेफ्ट टू राइट। तो अब देखो पहले हमको मिला माइनस, तो माइनस को हम जब ही इसमें पुश कर सकते हैं जब हम पहले इसमें मल्टीप्लाई को बाहर निकाले। तो सबसे पहले माइनस को पुश करने से पहले हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई तो माइनस की पावर कम है, तो जो हम जब हमारा इससे हम ऊपर उसी एलिमेंट उसी को रख सकते हैं ऑपरेटर को जिसकी प्रायोरिटी उस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो अब हमारी माइनस की तो मल्टीप्लाई से कम प्रायोरिटी है, तो मल्टीप्लाई को हमने पॉप किया और माइनस को अभी भी नहीं रखेंगे क्योंकि प्लस है हमारा और सेम प्रायोरिटी वालों को हम एक साथ नहीं रखते हैं। तो प्लस को भी हमको पॉप करना पड़ा और हमको यहाँ पे रखा। अब हमने रख सकते हैं माइनस। अब माइनस के बाद हमको क्या मिला, डी मिला हमारा। अब उसके बाद डी के बाद हमको मिला पावर एलिमेंट। पावर हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है,
तो अब माइनस से भी हाईएस्ट है तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमको मिला देन ई, देन फिर पावर मिला, तो पावर को हम एक साथ रख सकते हैं, तो देन हमने पावर को भी स्टैक में पुश कर दिया। अब हमको क्या मिला भैया एफ। अब हमारा जब हमारा राइट कोष्टक आता है तो हमको पूरे एलिमेंट पॉप करने होते हैं जब तक हमको लेफ्ट वाला कोष्टक ना मिल जाए, लेफ्ट ब्रैकेट हमारा ना मिल जाए। तो अब राइट ब्रैकेट आया तो हमने पहले पॉप किया पावर को, ये हमारा पॉप, देन हमने पॉप किया पावर को, देन हमने पॉप किया माइनस को, और देन हमारा ये मिल गया, इसको भी हमने पॉप कर लिया, हटा लिया। तो अब हमको पूरी जो इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन थी उसको हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया। आसान तरीका है, इसलिए मैं इसी को आपको बोल रहा हूँ, इसको ही कंसीडर करना। एग्जाम में बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन आ जाती है ना, तो आपको ऐसे अगर बीच बीच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपका एक सीरियल वे में क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा और आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ABC मल्टीप्लाई प्लस DEF और डबल पावर और माइनस, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे गए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना, स्टैक के थ्रू सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब इस तरह के सेशन में इसीलिए करा रहा हूँ कि इसमें वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो मोस्टली टाइम गेट में पूछे गए हैं और जिन कॉन्सेप्ट में बार बार गेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस बार नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके पास भी कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, बस उसी में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको अच्छे से कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी डेटा स्ट्रक्चर का, इसमें हमको परफॉर्म करना है क्यों ऑपरेशन को। क्यों ऑपरेशन की प्रॉपर्टी हमको पता हो जाए, तो हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है, परफॉर्म ऑफ क्यों ऑफ साइज 10। एक हमारी साइज 10 का क्यू है। अब इसमें हमको परफॉर्म क्या करना है, वन पार्ट इन क्यू 21। मैं शॉर्ट में इन क्यू को ऐसे लिख रहा हूँ, इन क्यू 15, इन क्यू 24। देन सेकेंड हमको परफॉर्म करना है डी क्यू, देन इन क्यू अगेन 18, इन क्यू 30, देन इन क्यू 92, इन क्यू 67, x इक्वल टू डी क्यू। तो ये हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे कि बताओ इफ y इज इंडेक्स ऑफ फ्रंट एंड z, y is the index of front and z is the index of rear, then x plus y प्लस माइनस ZH, ये हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप चाहो तो कैपिटल X कर लो। ठीक है, तो अब ये हमारा एक, हमको इसमें क्यों की प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमको एक सिंपल साइज 10 की क्यों बनानी है, और उसके बाद ये जो हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है वो हमको सीरियल वाइज परफॉर्म करना है। देन हमको आउटपुट में उस पूरा परफॉर्म करने के बाद हमको एक्स जो हमारा वाई है वो उसको इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट के, जेड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स ऑफ रियर को, और एक्स हमारा क्या है जो हमको डी क्यू करेंगे उस एलिमेंट को, इसको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट होगा। अब ये एनएटी टाइप क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर निकालो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिकली करते चलना है। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में बोला भैया क्यों हमारा साइज क्या है 10 का, तो हमारे क्यों का साइज है 10, तो एक 10 साइज की हम क्यों को बना ही लेते हैं। 10 साइज की हमने क्यों को ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड देन 10। तो अब इसको इंडेक्शन को नाम भी दे देंगे। 0 इसको हमने दिया, 1 दिया, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, इसको दिया 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये इसके क्यू हमारी बन गई जिसका साइज है 10। अब हमको एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उससे पहले हमको ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्यू में इन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट। जैसे स्टैक में हम उसको इंसर्ट को बोलते हैं, पॉप को रिमूव या डिलीट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इन क्यू को इंसर्ट करें, इन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट और डी क्यू का मतलब होता है पॉप। पॉप मतलब ये तो निकालना, ठीक है, डिलीट करना। तो अब हमारा इन क्यू, अब इसमें एक चीज यह ध्यान देना, रियर हमें फ्रंट हमेशा इधर से परफॉर्म करता है। तो ये हमारा एक इम्प्टी स्टैक है, सॉरी इम्प्टी क्यू है। तो हमारे यहाँ पे यहीं पे हमारा इस पॉइंट पे हम इसको, हमारा फ्रंट भी इसको प्रेजेंट करेगा। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ इन क्यू 30, इधर मैं लिख दे रहा हूँ इन क्यू 30, ठीक है। तो अब सही रहेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा जो पॉइंटर है जो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब ये एम्प्टी है। नहीं तो हम अभी अब एक प्रॉपर्टीज में और बताना चाहिए, इस क्यों हमेशा फीफो प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हमारा पहले आएगा वही पहले निकाला जाएगा। और स्टैक में क्या होता है, लीफो प्रॉपर्टी को उसमें वर्क करती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एलिमेंट आएगा वो सबसे लास्ट में निकाला जाएगा। इस फीफो इसलिए क्यों इसलिए अच्छा होता है कि इसमें जो एलिमेंट हम पहले इंसर्ट करते हैं हमेशा निकालते भी उसी को पहले, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ऐसे आप याद रखना। तो हमारा जो क्यों है ये हमारी किस पे वर्क करती है, फीफो पे, और स्टैक हमारा किस पे वर्क करता है, लीफो पे। तो ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो अभी हमारा एम्प्टी स्टैक है, तो इस यही हमारा जो स्टार्टिंग है इंडेक्स है, इसी को हम यही हमारा फ्रंट होगा और यहीं पे हमारा क्या होगा, रियर होगा। दोनों ही हमारे इसी पॉइंट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इसी ब्लॉक को। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इनक्यू। तो इनक्यू, अब इनक्यू का मतलब मैंने बताया इंसर्ट करना। तो सबसे पहले हमने इस इम्प्टी स्टैक में 2 1 को इंसर्ट किया। अब हमारा, अब उसके बाद क्या करना है, इनक्यू करना है हमको 15 को। तो हमने 15 को इंसर्ट किया। और ये रियर पार्ट से हम इंसर्ट करते हैं। इनक्यू फ्रंट का मतलब होता है यहीं से हमको डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे फ्रंट है और रियर की वैल्यू हमारी चेंज होती गई। अब रियर हमारा इस पॉइंट को करने लगा। अब देखो इनक्यू आगे क्या करना है, ये हमारे इनक्यू करना है 24। तो अब फिर हमारा यहाँ पे आया। तो फिर ये हमारा जो वो रियर पार्ट है वो ऐसे ही इंसर्ट करते जाएंगे और बढ़ता चला जाएगा। रियर का मतलब इंसर्ट करना होता है, इनक्यू का मतलब वो, इनक्यू का मतलब इंसर्ट, और रियर हमारा जिस इंडेक्स में हम इंसर्ट करते हैं उसको हमारा रिप्रेजेंट करता है, उसको हमारा वो पॉइंट करता है। और फ्रंट जहां से हमको डिलीट करना होता है वहां पे उस ब्लॉक को पॉइंट करता है। ये आप समझना, ठीक है। तो अब 24, अब आगे हम इंसर्ट करेंगे किसको, अब यहाँ तक करने के बाद अब बोला है कि डी क्यू करो। डी क्यू का मतलब है कि हम यहाँ से रिमूव करें। तो अब हमने 2 1 को यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे फ्रंट हमारा यहाँ से आगे बढ़ के इस पॉइंट को पॉइंट करने लगा फ्रंट हमारा, और रियर हमारा इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो अभी हमने डी क्यू किया, देन अब बोला है फिर से डी क्यू करो। तो फिर से हमने 15 को आगे का डी क्यू किया, क्योंकि ये हमारे किस पे प्रॉपर्टी बेस है, फीफो। तो फर्स्ट पहले इंसर्ट डिलीट किया, देन फिर डी क्यू बोला तो हमने सेकंड वाले एलिमेंट को डिलीट किया। अब हमारा फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। अब उसके बाद फिर से अगेन इंसर्ट करना है। तो इनक्यू बोला 18 करो। तो यहाँ पे हमने 18 को एम्प्टी ब्लॉक में इंसर्ट किया, और रियर हमारा इसी पॉइंट को पॉइंट कर, इसी ब्लॉक को पॉइंट कर, सॉरी इसी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। तो इस यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया। अब देन 18 किया, फिर इनक्यू किया हमने 30 को, फिर आगे चलेंगे, फिर इनक्यू किया हमने 92 को, देन इनक्यू करेंगे हम 67 को। तो इनक्यू किया हमने 67। तो हमारा अब यहाँ पे रियर हमारा पॉइंट कर रहा है इसको, फ्रंट हमारा पॉइंट कर रहा है इसको। अब बोला है एक्स, डी क्यू करो। तो अब डी क्यू देखो यही हमारा एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम डी क्यू किसको करेंगे, इन दोनों को तो पहले कर चुके। तो फ्रंट हमारा कहाँ, किस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, 2 को। तो 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 20। तो हम इसको इंसर्ट डिलीट किए, क्या डिलीट हुआ, 24। और वही हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब आगे क्या बोला है, y इज ए इंडेक्स ऑफ फ्रंट। तो y इज ए इंडेक्स ऑफ फ्रंट। तो y हमारा किसको है, क्या है, इंडेक्स है फ्रंट का। तो इंडेक्स हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, 24 को हमने इंसर्ट किया, इससे करा, रिमूव करा। तो अब हमारा ये फ्रंट इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारी 2।
ठीक है। जहाँ पे हमारे इसको पॉइंट कर रहा था करंट में, उसको हमने इससे यही हमने डिलीट किया। तो फ्रंट की वैल्यू हमारे बोला इंडेक्स बताओ, तो 2 वाले नंबर पे इंडेक्स को हमारा पॉइंट कर रहा था, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। अब आगे चलते हैं, तो बोला है आगे z क्या है, z इज द इंडेक्स ऑफ रियर। अब इन रियर हमारा कहाँ पे, वो किस ब्लॉक को, सॉरी किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो रियर हमारा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है 6 को, क्योंकि देखो फ्रंट वाला 2 को और रियल वाला हमारा 6 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो हमारी x y z की वैल्यू आ गई। अब हमको प्रॉपर्टी में अप्लाई करनी है जो हमको पूछा। तो x की वैल्यू है हमारी 24, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 6, तो आया 28। सही है, -4, सॉरी ये नहीं आएगा। तो 2 4 26 - 6 इज इक्वल टू आया 20 इज अ राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही आपको एक पूरा एक एरे बनाना है, जिसमें क्यों फ्रंट एंड रियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्यों इन क्यू का मतलब इंसर्ट करना, डी क्यू का मतलब डिलीट करना, फ्रंट पार्ट से हम डिलीट करते हैं, रियर पार्ट से हम इंसर्ट करते हैं, और ऐसे ही ब्लॉक आपको इंडेक्स बनाते चलना है। और जो प्रॉपर्टी हमसे पूछी, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया, उनको इंसर्ट कराते जाना है। जब डी क्यू बोलेगा तो डिलीट कर देना है, इन क्यू मतलब इंसर्ट कर देना है, और जो हमारा आराम से आंसर निकालने में हेल्प करेगा, और आराम से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में या तो क्यों पार्ट होगा, कई बार होता है कि दोनों, अब किस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, तो उनमें एक कंडीशन और होती है कि क्यों भी दे देंगे और स्टैक भी दे देंगे क्वेश्चन में। तो हमको फ्रंट क्यों वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है और स्टैक वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है, और जो वैल्यू पूछी गई उसको निकालते जाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस से। अब डीबीएमएस में क्वेश्चन है पहला, तो इसमें पूछा गया है हमसे, एक हमको रिलेशन दिए गए आर, तो ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसमें बोला गया है फंक्शन डिपेंडेंसी हम क्या दी गई है, ए टेंड्स टू बी सी, बी टेंड्स टू डी और ए सी टेंड्स टू ई, और आगे बोला गया है ई टेंड्स टू एफ। अब हमसे ये बोला गया है कि विच ऑफ द सेट्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट ए मिनिमल कवर हमको बताना है इस फंक्शन डिपेंडेंसी का, मिनिमल कवर ऑफ एफ। ऑप्शन है ए टेंड्स टू बी सी, बी टेंड्स टू डी, ए टेंड्स टू ई, ई टेंड्स टू एफ। अगला ऑप्शन है ए टेंड्स टू बी सी, बी टेंड्स टू डी, ए सी टेंड्स टू ई और ई टेंड्स टू एफ। थर्ड ऑप्शन है ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू सी, बी टेंड्स टू डी, सी टेंड्स टू ई, ई टेंड्स टू एफ। ऑप्शन फोर्थ ए टेंड्स टू बी सी ई, बी टेंड्स टू डी, ई टेंड्स टू एफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन दिया गया है और फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई। इसमें हमको बताना मिनिमम कवर इसका क्या क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं एमएस की क्वेश्चन है, तो इसके मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। एक बार आप सॉल्व करो, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मिनिमल कवर का मतलब होता है कि उस रिलेशन को कवर करने के लिए हमको जो हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी है उसको मिनिमम करना। जैसे ये हमको फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, बट इसमें कई सारे रिडंडेंट एलिमेंट हैं, कई सारे ऐसे हमारे ट्रांजेक्शन हैं जो हमको फंक्शन डिपेंडेंसी में एग्जीक्यूट ना भी हो तब भी हमारा रिलेशन पूरा कवर हो जाता है। तो उनको हमको दोबारा लिखा हुआ है, तो उसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है या हटाना है उससे। तो जो हमारी मिनिमम
कवर मिनिमम फंक्शन डिपेंडेंसी आएगी, उसे ही मिनिमल कवर कहते हैं, जिससे हम पूरे रिलेशन को कवर कर पाएं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखो, सबसे पहले अब देखो यहाँ से हमको मिल रहा है ए से बी, और इसको भी हम अलग करके लिख सकते हैं, ए से सी भी हमारा मिल रहा है, बी से हमको मिल रहा है डी। सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ए सी से हमको मिल रहा है ई, एंड ई से मिल रहा है हमको एफ। अब देखो यहाँ पे कोई रिडंडेंट एलिमेंट तो नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से ए से बी मिल रहा, तो क्या हम ए से डी भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, या तो देखो अब यहाँ पे देखो डबल एलिमेंट है। अब यहाँ से ए सी से हमको ई मिल रहा, बट देखो ए से हमको ऑलरेडी सी मिल रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको इरेज करके ये नहीं लिख सकते हैं कि ए से ई, क्योंकि ए से तो ऑलरेडी हमको सी मिल रहा है और डायरेक्ट हम ए से भी तो ई पे जा सकते हैं ना, तो इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, ए से ई। और उसको उसके बाद भी हमको चेक करना हो कि ये हमारा मिनिमम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। अब ए के उसको ए का हम की निकालेंगे, तो क्या ए में इस वाले ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किए बिना बी हमको मिल रहा है क्या? अगर बी मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारा डिविडेंड है, इसको हम हटा सकते हैं। तो अब ए से देखो, ए से हमको ए मिला, अब इसको यूज नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब इसको बिना यूज करके इसका क्लोजर, ए का हमने क्लोजर निकाला, और ए की क्लोजर बस ये ध्यान रखना है कि पहले हमको बी चाहिए, तो यहाँ के अलावा क्या हमको फिर से बी मिल सकता है। अगर फिर से मिल सकता है तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये हमारे जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ये हमारी इसमें रहेगी। तो अब देखो, ए से हमको ए मिला, ए से हमको सी मिल सकता है, बट उसके आगे हमको ए से मिला ई, और ई से मिला एफ, बट हमको बी नहीं मिला, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी होगी। अब ए से हम सी देखेंगे कि ए से हमको कहीं पे, और इसके अलावा ये वाली जो फंक्शन डिपेंडेंसी कवर करने से पहले कि हमको सी मिल रहा है, तो ए से हमको मिला ए, बी मिला, बी से हमको मिला डी, और डी से भी, अब ए से हमको ई मिल गया, और ई से मिल गया हमको एफ, बट हमको इसको एग्जीक्यूट किए बिना सी हमको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इस फंक्शन डिपेंडेंसी का पार्ट होगा। अब ऐसे ही चेक करते जाएंगे। अब बी से हमको डी, तो देखो यहाँ पे डी तो ओनली वन है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रहेगा। अब ए से ई जा रहे हैं, तो ई पे देखो, ई इसको एग्जीक्यूट किए बिना ई हमारा और कहीं से नहीं मिल पाएगा हमको, तो ये भी होगा। अब ये ई से एफ है, तो एफ भी एक बार है, तो ये भी हमारा इसमें रहेगा। अब देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले ए से बी सी, तो इन दोनों को हम मर्ज करके लिख सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में भी हमको दिया था, ए से बी सी, और बी से हमारा क्या है, तो मर्ज करके भी आप लिख सकते हो, ए से ई एंड ई से एफ। और उसके बाद ए वाले पार्ट को और भी आप मर्ज कर सकते हो, ए से बी सी ई, बी से मिला हमको डी, एंड ई से मिला हमको एफ। तो ये दो आंसर भी हो सकते हैं। ऑप्शन चेक करो, ए से बी सी पहले वाले मिल रहा, बी से डी मिल रहा है, ए से ई मिल रहा है, ई से एफ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलो, ए से बी सी मिला, बी से डी मिला, और ए सी से ई, तो ए सी से ई तो ना इस पे है ना इस पे है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। अब ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, ए से सी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, और सी से ई, तो सी से ई तो हम ना इस पे जा रहे हैं, ना इस पे जा रहे हैं, ना इस पे जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। अब ए से बी सी, तो ए से हम बी सी यहाँ से मिल जाएगा, बी से डी, बी से डी, ई से एफ, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है पहला और फोर्थ। जिन स्टूडेंट का आ गया है तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और जिनका नहीं आया है तो आई होप अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी इस तरह का मिनिमम कवर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले हमको रिडंडेंट एलिमेंट हटाने, और उसके बाद हमको एक तरह से पहले खोल के लिख लिया करो पूरा, उसके बाद देख लिया करो कहीं पे एलिमेंट दोबारा तो नहीं रिपीट हो रहा, फालतू में तो नहीं लिखा हुआ। जैसे अब यहाँ पे ए से हमको पता चला ए से सी ऑलरेडी मिल रहा, तो हम फिर ए सी से ई क्यों परफॉर्म करें, डायरेक्ट ए सी भी तो ई जा सकते, जब हम अकेले ही वो काम कर सकते हैं। पहले हमने किसी की मदद की, ऐसे समझो, और उसके बाद जब हम उस केपेबल हैं कि हम किसी की मदद कर पाएँ, तो हमको क्या दोबारा दूसरे की मदद करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, तो हम खुद ही कर पाएंगे। जब देखो ए से हमने सी, यहाँ से देखो ए से बी सी मिल रहा, तो ऑलरेडी हम ए से सी जा रहे हैं, तो हमको फिर यहाँ पे सी की नीड क्या है? सी की कोई नीड नहीं, क्योंकि हम अकेले ही वो काम कर सकते हैं, हमको सी की नीड नहीं है। तो ऐसे हमको, ऐसे ट्रांजेक्शन को हमको फंक्शन डिपेंडेंसी को हटा देना है, और वही हमारा क्या होगा, मिनिमल कवर होगा। और उसके बाद लास्ट में हमको चेक कर लेना है कि जो हमको फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करते जाना है, वहाँ पे ये देखना है कि वो एलिमेंट उसके अलावा हम दोबारा ढूंढ सकते हैं कि अगर दोबारा मिल रहा है तो वो एलिमिनेट कर देंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो वो हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी रिलेशन इसमें दिए गए ए बी सी डी एंड ई पार्ट। अब इसमें बोला गया है फंक्शन डिपेंडेंसी हमको दी गई ए से बी सी से डी ई एंड बी से सी। तो अब इसमें हमको ये बताना है नॉर्मल फॉर्म। ऑप्शन है पहला 1NF, सेकेंड 2NF, थर्ड है 3NF और फोर्थ है BCNF। तो सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन दिया गया, फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, आपको ये बताना है इसमें कौन सा नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैंडिडेट की निकालना है। तो कैंडिडेट की निकालेंगे, तो कैंडिडेट की निकालने का एक तरीका, सबसे पहले आप राइट साइड पार्ट पे चेक कर लिया करो कि क्या सारे एलिमेंट हमारे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको BC मिल रहा है, DE मिल रहा है एंड C भी मिल रहा है, बट हमको A नहीं मिल रहा। तो इस जो राइट साइड प्रेजेंट ना हो ना, तो वो तो हमारे कैंडिडेट का पार्ट होगा ही होगा, लिख के ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला कि A तो हमारा कैंडिडेट की पार्ट होगा ही होगा। तो क्या पहले चेक करेंगे क्या अकेले A से हम पूरे रिलेशन को कवर कर सकते हैं क्या। तो A से हम देखो चेक करते हैं। तो अब A से हमको मिला पहले तो A खुद, B मिला, C मिला, अब BC से हमको मिल गया D एंड E। तो A से ही हम पूरे रिलेशन को कवर कर सकते हैं। अब देखो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भैया B से हम कवर कर सकते हैं क्या। तो B से हम नहीं कर सकते क्योंकि A हमारा उसमें होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या भैया AB से भी तो हम कैंडिडेट, AB से तो भी तो हम पूरा रिलेशन को कवर कर सकते हैं। बट देखो AB से हम पूरे रिलेशन को कवर तो कर सकते हैं, बट AB इज नॉट ए कैंडिडेट की पार्ट। AB हमारी सुपर की है बट कैंडिडेट की नहीं है। क्योंकि देखो सुपर की हमारी रिलेशन की कई सारी सुपर की हो सकती हैं, बट कैंडिडेट की वो की होती है जो सबसे मिनिमम होती है। जब हम A से पूरे रिलेशन को कवर कर सकते हैं तो क्यों हम फालतू में B को अपने साथ लेंगे। जब A से ही हम अकेले ही पूरा, मैंने बोला ना कि अकेले हम पूरा काम कर सकते हो, तो हम किसी की मदद क्यों लेंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें हमको ये पता चला कि इसमें हमारा कैंडिडेट की पार्ट है, तो सिर्फ A हमारा कैंडिडेट की पार्ट है। ठीक है, अब आओ अब हम चेक करते हैं अपने नॉर्मल फॉर्म को। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट से चेक करेंगे, BCNF हमारा क्या बोलता है कि हमारा लेफ्ट साइड पे हमेशा कैंडिडेट की पार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद ये हम अगर सारी की होंगी लेफ्ट साइड पार्ट पे तो हमारा वो क्या प्रॉपर्टी उसकी होगी, BCNF की। तो चेक करते जाएंगे कि अब यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड पार्ट में A है, तो A हमारा कैंडिडेट की है, तो ये हमारा BCNF में होगा। BC, अब BC हमारा कैंडिडेट की पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, BCNF की प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। अब आओ 3NF पे। तो 3NF हमारा क्या बोलता है कि भैया ये तो लेफ्ट साइड हमारा की होना चाहिए या राइट साइड हमारा प्राइम एलिमेंट होना चाहिए, यही आपको करना है। तो अब इसमें देखो लेफ्ट साइड हमारा की मिला, तो हम यहाँ ये हमारा 3NF हो गया। अब BC हमारा अब की नहीं है, अब ना BC हमारा की नहीं है, तो हम अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये तो हमारी लेफ्ट साइड की होनी चाहिए या राइट साइड प्राइम एलिमेंट होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो DE भी प्राइम एलिमेंट तो है नहीं, ये हमारा नॉन प्राइम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इससे कि 3NF की प्रॉपर्टी भी हमारी ब्रेक हो गई। अब आओ 2NF पे। तो 2NF क्या बोलता है कि देखो ये तो की हो तब तो बढ़िया ही है, अगर की नहीं है
तो हमेशा दोनों तरफ ये तो प्राइम एलिमेंट होने चाहिए या दोनों नॉन प्राइम एलिमेंट होने चाहिए। एक प्राइम लिया तो लेफ्ट साइड प्राइम या राइट साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ तो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो जाएगी। इसका मतलब 2NF ब्रेक हो जाएगा। एक तरफ प्राइम और एक तरफ नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, एक तरफ नॉन प्राइम एक तरफ प्राइम, ये दोनों आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी लग जाएगी और हमारा 2NF की प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएगी। और नॉन प्राइम हुआ चल जाएगा, प्राइम हुआ चल जाएगा। कैंडिडेट की है तब तो आराम ही है। तो चेक करेंगे। सबसे पहले ए हमारा कैंडिडेट की पार्ट है, तो ये तो 2NF में हुआ। अब BC एंड DE हमारा नॉन प्राइम है, हाँ है, तो ये भी हमारा 2NF में हुआ। अब B एंड C भी हमारा नॉन प्राइम एलिमेंट है। नॉन प्राइम जिसको ना पता हो ये है कि देखो NPM मतलब प्राइम एलिमेंट जो हमारा की का पार्ट है, प्राइम एलिमेंट आया A, और नॉन प्राइम एलिमेंट जो उसके अलावा जो बचते हैं वो हमारे सारे नॉन प्राइम, तो आया B C D एंड E। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे BC एंड DE नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सामने सामने तो हो जाएगा। B एंड C ये भी नॉन प्राइम, ये भी नॉन प्राइम, तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हमारे तीनों ही हमारे 2NF की प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन टिक किए आगे बढ़ गए, बट अभी क्वेश्चन मिस्टेक कब कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया था कि नॉर्मल फॉर्म बताओ। अब अगर ये हमारा रिलेशन 2NF को एग्जीक्यूट करता है तो वो हमारा 1NF की प्रॉपर्टी को भी एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि अगर एवरी 2NF इज ए 1NF, ठीक है। BCNF है तो BCNF होगा तो 3NF भी होगा, 2NF भी होगा, सब होगा। तो ऐसे ही हमारा अगर 2NF है तो वो 1NF भी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क से, थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल है, 1 मार्क्स में इसमें पूछा गया। इसमें पूछा गया था ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल UDP इज प्रेफर ओवर TCP because इट प्रोवाइड, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा ध्यान देना। तो ऑप्शन ए है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। ऑप्शन बी है हमारा कनेक्शनलेस सर्विसेज। ऑप्शन सी फास्टर कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है हमारा फास्टर कम्युनिकेशन। एक होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, एक होगा स्लोअर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। आपको ये बताना है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल UDP इज प्रेफर ओवर, तो हम लोग UDP को प्रेफर करते हैं TCP से ज़्यादा, क्यों, किस लिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण हम TCP को, अगर UDP को हम प्रेफर करते हैं कंपेयर देन TCP। ठीक है, एक बार आप बताओ। आई होप आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा। अब देखो, सबसे पहले देखो ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ये 2 टाइप का होता है, TCP इसमें होता है और UDP। तो UDP हमारी जो होती है स्टेटलेस होती है, स्टेटलेस, ठीक है, और ये हमारा स्टेटफुल होता है। इसको एक मीडियम की जरूरत है, इसको स्टेटलेस मतलब इसमें स्टेट की नीड नहीं पड़ती। ये UDP हम इसलिए यूज करते हैं कि ये फास्टर होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन, इसकी स्पीड अच्छी होती है, रिलायबल कम होता है बट स्पीड, तो इसमें एक इसका डिसएडवांटेज है कि लो रिलायबिलिटी। बट अब TCP हमारा क्या होता है, थोड़ा स्लोवेस्ट होता है, स्लोवेस्ट कम्युनिकेशन में, बट मोर रिलायबल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इनको अब याद रखना।
कि देखो टीसीपी हाई जब अगर हम थोड़ा सा हाई बिट की फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और यूडीपी को हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी फाइल जल्दी ट्रांसफ़र हो पाए, तो हम एफटीपी का यूज करते हैं, सॉरी यूडीपी का यूज करते हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, तो इससे दोनों से मतलब कनेक्शन लेस सर्विस, इससे भी नहीं मतलब, तो फास्टर कम्युनिकेशन, इसी से हमको मतलब, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टीसीपी की अगर यूडीपी हम यूज करते हैं टीसीपी की जगह पे, इसलिए क्योंकि हमको मेन हमारा इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, फास्टर ट्रांजेक्शन के फास्टर सॉरी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई चीज़ को जल्दी पहुंचाना है तो हम एक टीसीपी की जगह हम यूडीपी का यूज करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है टीसीपी रिसीव्ड कंसीडर टीसीपी रिसीवर रिसीव्ड a TCP segment the decimal value of sequence number field is, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। 7600 अब बोला है कि एंड सेगमेंट कैरी 4800 बाइट कैरी कर रहा है डेटा इन इट्स पेलोड, पेलोड का मतलब डेटा ही होता है, पेलोड फील्ड। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट शुड बी द acknowledgement what should be the acknowledgement number sent by receiver for this segment। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करो। इसमें बोला है कि हम एक टीसीपी को रिसीव करते हैं, रिसीवर के लिए रिसीव्ड टीसीपी सेगमेंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस नंबर फील्ड, हम रिसेंडर को एक तरह से समझो फाइल को वो सेंड करते हैं, तो एक हमको सीक्वेंस नंबर मिलता है। तो इसमें बोला है कि सीक्वेंस नंबर फील्ड हमको दी गई है 9,87,600 एंड सेगमेंट कैरी कर रहा है हमारा डाटा, हमारा जो सीक्वेंस नंबर कैरी कर रहा है 4800 बाइट का हमारा डाटा, जिसे हम पेलोड भी बोलते हैं। तो इट्स पेलोड फील्ड व्हाट शुड बी द एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंट बाय रिसीवर, तो हमने सेंडर ने रिसीवर को कुछ हमने डाटा सेंड किया, अब वहाँ से उसको मिला कि नहीं मिला, अगर मिल जाता है तो वो हमको क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ हमको ये डाटा आपका मिल गया है, तो वो जो सीक्वेंस नंबर हमको भेजेगा वो सीक्वेंस नंबर आपको बताना है। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें अंडरस्टैंडिंग करने में गलती कर देते हैं, तो आप एक बार सॉल्व करो। आई होप आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो इसको देखो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से होगी। देखो एक ये हो गया मानो टीसीपी सेंडर और ये हो गया हमारा टीसीपी रिसीवर। ठीक है, अब हमने एक अपने फाइल को यहाँ से भेजा, ये हमने सेंडर ने सेंड किया रिसीवर को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको बोला है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको दिया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया है इसमें कितना 987600 और ये हमारा जो पेलोड कैरी कर रहा है ले जा रहा है
वो हमारा कितना ले जा रहा है, 4800 बाइट। अब यहाँ पे ये हमने एक्नॉलेजमेंट के साथ पेलोड को भेजा, अब रिसीवर के पास रिसीव हुआ। अब रिसीवर क्वेश्चन बोला कि रिसीवर हमारा जब हम वहाँ से हमारा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हमको ये मिला है इस सीक्वेंस नंबर की फाइल, तो वो हमारी रिसीवर कौन सा एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा। तो उसको निकालने का तरीका सिंपली कि यहाँ से हमने को रिसीवर ने हमको एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर बताना है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, देखो जब हमको कोई हमने फाइल भेजी तो अब रिसीवर ने हमको एक सीक्वेंस नंबर, हमने सेंडर ने जो डिसाइड करके दिया वही हमको सीक्वेंस नंबर मिला। तो अब रिसीवर जब उस फाइल को सेंड करता है ना, तो ओनली रिसीवर के ही, जो सेंडर ने हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा उसको ही नहीं भेजता है। क्योंकि देखो अगर उसी को भेजा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि पूरा डाटा हमारा उस सेंडर रिसीवर को मिला कि नहीं मिला। क्या पता 48,000 की जगह शायद 4500 ही डाटा उसको मिला। तो वो क्या करता है, वो जो हमारा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसके साथ साथ उस डाटा को भी उस साथ में हमारे भेजता है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारा एक्नॉलेजमेंट जो हमने भेजा है उसके पास फाइल, वो उसको कम्प्लीटली पूरी कंप्लीट पेलोड के साथ उसको मिल गया। पेलोड मतलब डाटा, पूरा डाटा उसने फेच कर लिया। ठीक है, समझ लिया, मिल गया। तो उसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे वो हमको भेजता है, तो हमको क्या करता है उसको, वो क्या करता है सीक्वेंस नंबर प्लस पेलोड साइज। तो क्या करेगा, अब इसमें सीक्वेंस नंबर है 987600 प्लस पेलोड है 4800, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 000, ये आया। तो इसके साथ ये एक्नॉलेजमेंट नंबर पूरा भेजा इसने 992400। तो इससे हमको जब सेंडर को ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला तो उसको ये पता चल गया कि रिसीवर ने पूरा डाटा, उसको पूरा कंप्लीट मिला है, कहीं पे डाटा की कोई कमी नहीं है, ये पूरा कंप्लीट डाटा उसको पूरा मिल गया है। ऐसा नहीं कि 4800 या 4200 मिला, पूरा डाटा ही नहीं पहुंच पाया, बीच में ही ब्रेक हो गया। तो हमको कैसे, अगर खाली सीक्वेंस नंबर वो हमको भेज देगा तो हमको कैसे पता चल पाएगा कि उसको पूरा डाटा मिला है कि नहीं। तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर और पेलोड को ऐड करके भेजता है, जिससे हम सेंडर पता लगा लेता है कि हाँ उसको ऐड करा। तो हमको भी पता है ना कि हमने बोला है उससे कि जब आपको पूरा मिल जाए तो जितना डाटा आपको मिला है उसको सीक्वेंस नंबर में ऐड करके हमको भेजना। तो हम पता लगा लेंगे कि हमने भी कैलकुलेशन करके सेंडर ने भी रखी हुई है। तो जब रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा तो देखा कि हाँ इतना आया, और ऐड करने में दोनों को इतना ही आ रहा, तो इसका मतलब उसके बाद पूरा डाटा उसको मिल चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आपको करना है। कई बार इसमें बोल देता है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर बताओ या ओनली पेलोड साइज बताओ, तो ऐसा नहीं है। एक्नॉलेजमेंट नंबर पेलोड साइज को ऐड करके फिर हमको बताना है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा क्या होगा। तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। अब इसका साइज देख के आप कई स्टूडेंट -1 कर देते हैं इसमें कि हाँ भैया एक -1 कर दिया, या +1 कर देते हैं कि हाँ एक सीक्वेंस नंबर बढ़ा के। तो ऐसा नहीं करना, जो सीक्वेंस नंबर है, जो पेलोड साइज है, उनको ऐड करके हमको सेंडर के पास भेजना होता है कि हाँ हमको इतने, ये सीक्वेंस नंबर के साथ ये इतना डाटा हमको रिसीव किया है हमने। तो उसको जब हम एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो हम रिसीवर को पता, वो सेंडर को पता चल जाता है कि हमने जो रिसीवर को जो डाटा भेजा है वो उसने पूरा रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो अब क्वेश्चन बोला है, इसमें मैट्रिक्स दी गई है, हमको इक्वेशन दी गई है x2y + z बराबर 4। आगे क्या दिया गया है 2x + 4y + 3z बराबर 8। अगला क्या दिया गया है 3x + 6y + αz = बीटा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन हमको क्या बता देगी, अल्फा बीटा टू द फॉलोइंग। ये हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है हमको कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इसमें ऑप्शन हमको दिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी, कौन सी वैल्यू पे अल्फा और बीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे इसमें एग्जिस्ट हो जाए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू दी है 4, बीटा की वैल्यू दी है 12। सेकेंड ऑप्शन है
अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 12। अब थर्ड ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 10। फोर्थ ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 10। आप इनफाइनाइट नंबर की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आई होप आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आप एक बार इसको सॉल्व करो, देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता है अपनी। तो मैट्रिक्स में एक्स की क्या है वैल्यू 1 है, 2 है, जेड की 1, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है एंड अल्फा है। अब यहाँ हमको मिला 4, 8 एंड बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कंडीशन है। अब देखो इन तीन, अब सोल्यूशन की कंडीशन हमारी कितनी, साइमल्टेनियस हमारी इक्वेशन कितनी होती है, 3 टाइप की। एक हमारा नो सोल्यूशन, एक हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक होता है यूनिक सोल्यूशन। अब देखो इसको एक जल्दी से ओवरव्यू से समझेंगे कि देखो अगर हमारा ये हमारा पार्ट होता है आर ए, एक तरह से अगर ये मैट्रिक्स है हमारी ये, तो ये हमारा होता है आर ए पार्ट और ये होता है हमारा आर ए बाई बी पार्ट, ठीक है। और अब उसका नंबर ऑफ अननोन्स, तो नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जो हमको वैल्यू नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा को अब नंबर ऑफ अननोन्स में काउंट मत करना। तो अब ये होता है कि आर ए इज इक्वल टू आर ए बाई बी इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ये है तो ये हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है किसकी, यूनिक सोल्यूशन की, कि ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर अब आर ए इक्वल आर ए बाई बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये हमारी किसको प्रॉपर्टी प्रूव करती है, इनफाइनाइट को, जो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को। अब अगली एक प्रॉपर्टी और होती है कि आर ए नॉट इक्वल टू आर ए बाई बी, तो ये हमारी किसको वो करती है, नो सॉल्यूशन को। तो ये हमारी 3 टाइप की इसमें प्रॉपर्टी होती है। अब हमसे क्या पूछा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो इसमें हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है और लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है पहले ही कि हमारी रैंक जो होगी वो 3 से कम होगी, क्योंकि 3 होगी तो इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, तो नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड है। तो अगर इक्वल आ गए तीनों, रैंक अगर इसकी 3 आ गई और तो उसके बाद हमारे इक्वल होगा नंबर ऑफ अननोन से, तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। बट हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन को बनाएंगे अपने। तो सबसे पहले इसकी हमको रैंक निकालनी है, जिसको हमको इसमें रोचलान फॉर्म में बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 प्रूफ निकालने हैं, जितनी ज़्यादा हम इस मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर पाएँ। तो अब यहाँ पे देखो कि इस मैट्रिक्स को हम पहले कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कि पहले हमने देखो अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करें कि R2 माइनस 2R1 करें, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखो मैट्रिक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो R2 तो पहले वाले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं, 1 2 1 4। दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे R1 में, तो 2 का मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये भी 0। अब यहाँ पे 2 तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 आ गया। तो ये हमारे इतनी हो गया। अब आगे चलेंगे तो अब यहीं पे मैं एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा कि R3 को भी हम 0 कर सकते हैं। कैसे कि R3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करा देगा R1 में, तो हमारा ये देखो 3 का मल्टीप्लाई करा तो 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करा 1 में तो 0 हो गया, 3 माइनस 3 0, 6, अब 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पे 3 तो क्या आएगा, अल्फा माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई करें 3 में, और सॉरी 3 का मल्टीप्लाई R1 में करा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 12। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो अगर हमारे यहाँ पे हमको पता चला कि अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 आया, और बीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0,
तो बीटा इज इक्वल टू आया हमारा 12। अगर हम मैट्रिक्स में अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 12 रख दें तो ये भी रो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पूरी। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 रखा तो 3 माइनस 3 0, बीटा की वैल्यू 12 रखा तो 12 माइनस 12 0। तो हमारी यहाँ पे रैंक क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी भैया, रैंक ए पार्ट आएगा 2 और रैंक ए बाई बी पार्ट भी आ जाएगी 2। और किससे हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी नंबर ऑफ अननोन, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं, 3। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे आंसर मिल गए। क्या है, अगर हम अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल, अगर बोलता है यहाँ पे पूछ सकता था कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ता, अगर हम यहाँ पे जैसे देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया हमारा अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 12, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। बट इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन में आंसर क्या है। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या जरूरी है कि क्या है, रैंक ए पार्ट इक्वल रैंक ए बाई बी पार्ट और इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। तो अब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि रैंक ए पार्ट की भी जो रैंक हमारी इक्वल होनी चाहिए, रैंक बी ए बाई बी पार्ट की भी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन से। तो अब नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3, तो हमारी रैंक भी कितनी आनी चाहिए, 3। तो अब 3 कैसे आएगी कि अल्फा नॉट इक्वल टू 3, अल्फा की कोई भी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं बट 3 को नहीं रख सकते। और बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 12, बीटा की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं बट 12 नहीं रख सकते। तो हमारा अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो होगा, तो रैंक हमारी क्या आएगी, 3 आएगी और नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल हो जाएगी और आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा नॉट इक्वल टू 3 बीटा नॉट इक्वल टू 12। तो ऐसे भी क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोच रखा करो अभी जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, कि थोड़ा सा एक तरह से नए तरीके से भी सोचा करो कि क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन से और क्या फ्रेम क्वेश्चन कर सकता है, गेट एग्जाम कौन सा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसको ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनफाइनाइट की जगह पूछ लेता नंबर ऑफ सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, तो इसका आंसर होता है ये नॉट इक्वल टू, जिससे हमारे इक्वल हो जाते नंबर ऑफ अननोन से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे आराम से सॉल्व कर लेना है और क्वेश्चन रीड किया करो, तो अच्छे से रीड किया करो, ये भी देख लिया करो कि हमसे कितना पूछ रहा है और हमको कितना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा। अनावश्यक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व मत करा करो, क्योंकि वहाँ सोल्यूशन नहीं देख रहा कोई, उनको आंसर से मतलब है और ऑप्शन वाले आंसर रहते हैं तो टिक करना होता है। अभी सोल्यूशन वाला तो प्रोसीजर आया नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हेलो, अब अगला क्वेश्चन आ गया यूनिक सॉल्यूशन से, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जिसमें हमको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है x2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। अगली है 4x प्लस 7y प्लस kz इज इक्वल टू 20। अब बोला क्या गया है, विल नॉट हैव a unique solutions for k इक्वल टू, अब k की वैल्यू हमको सिंपली बतानी है, तो 6, b की वैल्यू आई, ऑप्शन बी है 7, थर्ड ऑप्शन है हमारा 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 9। साइमल्टेनियस इक्वेशन बोली है, बोला है विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर के इक्वल टू, ठीक है। तो यहीं पे ट्विस्ट है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करो देन इसका आंसर बताओ। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, तो यूनिक सॉल्यूशन बोला है नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोलता है तो हम इक्वल में क्या करते, 1 करते के। अब बोला है नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो इक्वल में क्या होगा, 0, क्योंकि हमारी इसमें रैंक हमको पता नहीं है क्या होगा, तो हमारे इक्वल में क्या आएगा, हमेशा 0। अगर बोला यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ ओनली बोला होता तो इक्वल में क्या आता हमारे 1, क्योंकि यूनिक हमेशा एक ही होता है। कोई भी चीज़ें होती है, यूनिक का मतलब ही क्या है कि एक चीज़, एक जो होता है, सिंपल लैंग्वेज समझ में है कि कोई हम बोले ना कि बहुत आप यूनिक हो, तो इसका मतलब है कि आप बाकी सब लोगों से अलग हो, तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स को ड्रा करेंगे, तो इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ।
तो अब इसमें मैट्रिक्स हमारी क्या बन के आएगी, देखो यहाँ पे ही थोड़ा ड्रॉ करते हैं, टाइम स्पेस की वजह से आया 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 4 7 के। अब आगे चलेंगे 5 10 20, ये हमारा दिया गया है। के की वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखो अब ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे आप सॉल्व करोगे। बट देखो यार, इसमें इतना भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको क्या करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था। डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है, तो हमको इस पार्ट की क्या ही ज़रूरत है। ये पार्ट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमको दिया गया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी ऐसी जाती है, बट हमको काम हमारा इतने में ही हो जाएगा। तो हम इसके सिंपल क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो के की वैल्यू हमारी इससे आ जाएगी, और इसको इक्वल किससे करना है, अब नॉट यूनिक बोला है तो 0 को इक्वल करना, अगर यूनिक बोलता है तो इक्वल करते 1 से। तो अब यहाँ से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो पहले हम 1 से आया 3 के, आई होप डिटरमिनेंट निकालना सबको आता होगा। 28 माइनस 2, यहाँ पे आया 2 के माइनस 16 और प्लस 1 आया 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 के माइनस 28, आगे आया माइनस 4 के 32, यहाँ पे आया 2। तो अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको, 3 के माइनस 4 के आया यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे 28 और 32 को सब्ट्रैक्ट किए हम, तो आया हमारा यहाँ पे 4, और 4 प्लस 2 6 आ गया, ठीक है, इक्वल 0। 0 के इक्वल हमने इसीलिए किया है क्योंकि बोला है नॉट यूनिक, अगर यूनिक बोलता तो इक्वल करते किसके, 1 के। तो अब माइनस के इजिकल टू माइनस 6, तो के इजिकल टू हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 इज अ राइट आंसर। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछे जा रहे हैं तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, और इस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, और मोस्टली इस बार भी गेट में पूछा जाए, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करके समझ के क्वेश्चन, लैंग्वेज वो ऐसी लैंग्वेज पूछता ही है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अब देखो, अब इसमें कई स्टूडेंट यूनिक सुन के नोट को ध्यान में, नोट ऐसे भी वो लिखते हैं ना, तो नोट बहुत छोटा सा लिख देते हैं। नोट में हम लोग पढ़े जाते से, वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर तो होता है, टाइम का प्रेशर होता है, तो हम जल्दी जल्दी में नोट को रीड ही नहीं करते और बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन हमको पता है कि इक्वल किसके करना है, 1 के, और 1 को इक्वल कराते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन को गलत कराते, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, देन उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना है। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है। क्वेश्चन है, एक हमको मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स बी दी गई है, इसके लिए थोड़ा सा हमको कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी। ए की पावर 5 माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस 11 ए की पावर क्यूब माइनस 6 ए की पावर स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमको दी गई है। अब बोला गया है वेयर ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमको एक ए दी गई है 1 0 0 1 2 3 सॉरी 1 2 0 एंड 1 सॉरी 0 1 एंड 3, ये हमको एक मैट्रिक्स दी गई। अब पूछा क्या गया है, देन डिटर्मिनेंट बी इज, ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 6, ऑप्शन थर्ड है 1, ऑप्शन फोर्थ है इसमें -1। तो आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन हम इसका सलूशन देखते हैं। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को अब सबसे पहले कई स्टूडेंट इक्वेशन सॉल्व करने लग जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक पहला वही सिंपल तरीका कि ए मैट्रिक्स है, अब ए की पावर 5 है, तो ए की पावर 5 निकालो, पहले ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए 4 निकालो, ए 5 निकालो, उसके बाद सारी वैल्यू निकाल के इसमें रखते जाओ, पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करो, फिर हमारी जो एक मैट्रिक्स लास्ट में बनेगी, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल लो जो कि क्वेश्चन में पूछा है।
तो ये एक तरीका है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करने जाओगे तो विद इन 30 मिनट तो आप इसमें बर्बादी करोगे और यही क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे। सॉल्व भी हो गया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन भूल जाओ करना। अब एक तरीका क्या भैया, इसका आसान तरीका, इतनी बड़ी हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी गई है तो क्या इसको हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक और तरीका आप इसमें कई थोड़ा सा होनहार स्टूडेंट यूज करेंगे कि भैया हम ए इनवर्स करेंगे, तो इसमें हम ए इनवर्स करेंगे तो क्या करेंगे कि हम इसको और ब्रेक कर देंगे, कि हम और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को छोटा कर देंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि देखो इसको आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कितना छोटा कर दोगे, एक इनवर्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी, तब भी हमको स्क्वायर या क्यूब ये सब निकालना पड़ेगा। अब ऐसा कोई आप तरीका बताओ कि हमको ये सब करना ही ना पड़े, आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो हमको ये ए मैट्रिक्स दी गई है ना, इसको थोड़ा सा आसानी से यूज कर लेते हैं। तो देखो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि देखो जब आइगन वैल्यू, आई होप आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, तो आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ए माइनस लेमडा इक्वल टू भैया 0 कर देते हैं। तो अब उसका एक तरीका और भी आइगन वैल्यू निकालने का कि अगर सिंपल तरीका तो ये है कि अगर मैट्रिक्स हमको, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमको मैट्रिक्स दे दिया, हम लोगों को सपोज करो दे दिया कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अब उसके थ्रू तो हमको देखते ही पता चल जाएगा कि हमारी मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो आइगन वैल्यू हमारी क्या होती है, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वही हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो ये मैट्रिक्स में भी तो अब यही कंडीशन है, ये मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि आइगन वैल्यू तो इसकी क्या होगी 1, 2 एंड 3। बट भैया क्वेश्चन में तो डिटरमिनेंट पूछा है, तो आइगन वैल्यूज हम डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो क्यों नहीं निकाल सकते, मैंने बताया भी है इसको आपको प्रीवियस सेशन में कि देखो सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल किसके होता है, ट्रेस के। अब इसमें एक चीज ये भी तो है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के। तो हमको जब पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो डिटरमिनेंट के इक्वल होती हैं, तो इसमें वैल्यू रख के हम एक एक वैल्यू के थ्रू हम अपनी बी की मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ही यही है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के। तो अभी इसको इक्वल नहीं करना क्योंकि इसकी कई अलग अलग आइगन वैल्यू आई हैं, तो हमको एक बार वैल्यू रखते जाना। तो सबसे पहले बी पे हमने वैल्यू रखी, बी मैट्रिक्स पे 1, तो 1 रखा तो 1 -6 + 11 -6, आइडेंटिटी की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से आया -6 -6 -12 11 और 1 12 एंड 13, तो प्लस आया 13, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी क्या 1, तो B1 की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब आओ हम किसकी निकालें, B2 की निकालो। तो B2 की वैल्यू निकालें तो 2 की पावर 5 क्या आएगा 32, अब 2 की पावर 4 16, और 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 96, प्लस अब 11 2 की पावर 3 क्या होगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 88, माइनस अब 2 का स्क्वायर 4 और 24, और यहाँ पे 1। तो इसको आप सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो हमारी पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटर जल्दी से यूज कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। 32 - 96 प्लस 88 -24 और प्लस 1। तो हमारा आंसर, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 1। अब हम अगला चेक करेंगे किस पे, B3 पे। तो B3 हमारा आया 3 की पावर 5, तो आया 243। वहाँ कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना। 6 अब आया 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3, तो आया 81, और मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, तो आया 486, ये आ गया। प्लस अब 11 3 × 3 × 3, अब उसके बाद किसमें किसका करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 11 का, तो 297 आ गया। आगे चलो, आगे क्या है हमारा माइनस है, सॉरी, तो -6 मल्टीप्लाई करना है 9 पे, तो 6 मल्टीप्लाई किया हमने 9 पे, तो आया हमारा 54, और प्लस आइडेंटिटी कैलकुलेट कर लेंगे 243 -486 प्लस 297 -54
+1। तो आंसर इसका भी आंसर हमारा आया क्या, 1 आया। तो हमारे तीनों ही आइगन वैल्यू अगर हम उसमें रखते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 1। तो अब हमारा इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे तीनों पे वैल्यू रखने पे क्या आया। अब उसके बाद हमारी क्या प्रॉपर्टी हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के। तो इनको प्रोडक्ट अगर हमने किया तो डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 आई तो आंसर निकल के आया हमारे डिटरमिनेंट का 1। बताओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या इसमें कोई चीज़ की नीड थी कि हमको मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकाल, सिंपल कैलकुलेशन करना था और विद इन अ सेकेंड हमको आंसर निकाल के आंसर टिक करके आगे बढ़ना था। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि गेट में एक क्वेश्चन तो पूछते नहीं, क्वेश्चन 65 आने हैं। अब जिसको नहीं आएंगे क्वेश्चन तो वो आराम से क्वेश्चन देते हैं इसी तरह के क्वेश्चन कि जिसको ज़्यादा क्वेश्चन ना आ रहे तो एक क्वेश्चन आपको बढ़िया सा दे देंगे कि आप पूरा टाइम उसमें स्पेंड कर पाओ। ठीक है, तो आराम से करते रहना। और जिसको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसकी तरह टिक अप्लाई करना और आगे बढ़ जाना सॉल्व करके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम में एक हमको एरे दी गई है, एरे दी गई है। ठीक है, ये हमारी एरे है, इसमें हमको दिया है 70। अब ये ब्लॉक हमारा एम्प्टी है, ये ब्लॉक हमारा एम्प्टी है, और यहाँ पे दी गई है 60। ये फिर ब्लॉक एम्प्टी दे दिया गया हमको, यहाँ पे दिया है 25 और यहाँ पे फिर हमको ब्लॉक ये एम्प्टी दिया और देन दिया है 5। अब बोला है क्वेश्चन में इफ द रिमेनिंग 4 elements are to be picked from the set 10, 45, 30 and 35। ये हमको दिए गए इन सम ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन द above arrow। अब बदला क्वेश्चन में क्या बोला है, द पॉसिबल मिनिमम, ये ध्यान देना मिनिमम पूछा है, पॉसिबल मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन रिक्वायर्ड। ठीक है, एनएटी टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं, सॉरी। एक बार आप सॉल्व करो देन हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इसमें एक पॉइंट आया कि इन्वर्जन बताओ। इन्वर्जन मतलब होता है कि अगर हम कोई एरे है उसको जब हम स्वाइप करते हैं मतलब इंटरचेंज करते हैं तो कितने इंटरचेंज की ज़रूरत पड़ती है एक एरे को हमको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमको एक सेट दे दिया गया है, एरे दे दी गया है। अब कुछ जगह तो हमारी फिक्स है और कुछ जगह हमको वैल्यू अपने हिसाब से पुट करनी है और ये देखना है कि मिनिमम इन्वर्जन क्या है। मतलब इसमें हम आप कोई भी वैल्यू कहीं पे इंसर्ट करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, बट ये बताना है कि किसमें सबसे मिनिमम इन्वर्जन मतलब किसमें सबसे कम स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट आपको नहीं करूंगा कि अलग अलग तरीके से कराऊं। तो इसमें देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना तो आप एक चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी वैल्यू सबसे आगे रखनी, क्योंकि हमको लास्ट में एट द एंड तो क्या करना है, एरे को सॉर्ट करना है। क्योंकि हमको सॉर्टिंग ऑपरेशन में हम इसीलिए परफॉर्म कर देंगे, हम एरे को इंटीजर्स को जो हमको एरे दी गई इंटीजर्स वो एरे के अंदर इंटीजर्स दिए गए उनको हमको एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब हमको कोई वही काम करना ही है तो क्यों ना हम पहले अपने अकॉर्डिंग ही एरे को जो हमको एलिमेंट हम अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं उनको सॉर्टेड फॉर्म में फिल करते हुए चले। तो सबसे पहले हमको इनको सॉर्टेड ऑर्डर में फिल करना है। देखो तो 10 है तो 10 सबसे मिनिमम है तो 10 को हमने पहले ब्लॉक में फिल कर दिया।
45, बट उससे पहले हम 30 को फिल करेंगे क्योंकि 30 हमारा लेस है। अब यहाँ पे 60 भले, लेकिन जो हमको एम्प्टी ब्लॉक दिख रहा है उसमें हमको सबसे पहले मिनिमम भरना है। तो 10 हमने फिल कर दिया, 30, अब 35 हम इसमें फिल करेंगे और देन हम 45 फिल करेंगे। तो अब इसके बाद इन्वर्जन कितने पॉसिबल होंगे, तो इन्वर्जन निकालने का तरीका है कि देखो शॉर्टकट इसकी देखो, तो अब 70 है पहले ब्लॉक में, तो अब 70 से कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हमको रिक्वायर्ड है कि उसके बाद हम उसको सही जगह पे भेज पाएँ। तो 70 से जो सबसे ज़्यादा सब जो छोटे होंगे वो हमारे इन्वर्जन कहलाएंगे। देखो अब 70 में हम कितने स्वाइप के लिए होते हैं, पहले हम 10 से भी स्वाइप करेंगे, 30 से भी करेंगे, 60 से भी करेंगे, 35 से भी करेंगे, 25 से 45, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे ही 70 से लेस हैं। तो इससे हमारे इन्वर्जन कितने रिक्वायर्ड है, या मैं इसको रब कर दे रहा हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको इन्वर्जन कितने रिक्वायर्ड है 70 से, क्योंकि 70 से कितने एलिमेंट लेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे इससे लेस है। अब 10 से आओ, तो 10 से हमारे कितने स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो 30 तो ऑलरेडी छोटा है, 60 भी बड़ा है, 35 भी बड़ा, 25 भी बड़ा, 45 भी बड़ा, 5, तो 5 हमारा एक एलिमेंट मिला जिससे हमको इससे स्वैप ऑपरेशन करना है, जिससे हमारी एरे सॉर्टेड हो जाए। तो अब इसमें हमको इससे छोटा कितने हैं 1, तो इनको ऐड करते जाना है। 30 से छोटे कितने हैं 1 1 एंड 2, तो यहाँ से मिला 2। अब 60 से 1 2 3 4 मिले, 35 से 1 एंड 2, 25 से सिर्फ हमको एक ही मिला, और 45 से एक मिला, और 5 तो है ही, तो 0, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसके आगे एलिमेंट ही नहीं है, तो हम 0 को रख दिए। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो क्या आया 1 2 3 10 हो गया, 14 16 17 18, तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन रिक्वायर्ड है 18। तो अगर इन्वर्जन पूछता है, नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन पूछता है, तो आप ऐसे, नंबर ऑफ कंपैरिजन तो स्वैप पूछता है तो आप ऐसे इन्वर्जन इंसर्शन शॉर्ट में भी आप ऐसे यूज करना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई इसमें कई सारे एरे बनाने की नीड नहीं कि हम स्वैप कराते जाएं चेक करने, इसलिए एक शॉर्टकट तरीका है। क्योंकि और इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले बस यही ध्यान रखना कि हमको शॉर्टेड ऑपरेशन ही तो परफॉर्म करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जब रख रहे हैं तो हम पहले ही अपना काम आसान कर लें, एरो को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करते चलें, जो एलिमेंट है सबसे पहले मिनिमम रख दें, जिससे हमारा इन्वर्जन कम होगा। आप इसको चेक कर लेना, और कहीं अगर जो बड़ी वैल्यू आगे रख लेना तो इन्वर्जन ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट पे एक हमको एरे दी गई है, इसमें भी 15, मैं एरे बना ही लेता हूँ, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग कम सही है तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। 15 90 82 30 46 55 39 एंड 21, ये हमको दिया गया है एरे। अब इसमें हमको परफॉर्म करना है कौन सा सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म करना है। अब उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट मेथड के थ्रू हमको इस एरे को सॉर्टेड करना है, और इसमें पूरा इसको सॉर्ट भी नहीं करा रहा है, इसमें सिर्फ ये पूछ रहा कि देन व्हाट विल बी 8th एलिमेंट आफ्टर द 6th पास के बाद जो हमारा एलिमेंट होगा वो आप बता दो सिर्फ। तो पहला ऑप्शन है इसमें 55, सेकेंड ऑप्शन है इसमें 46, ऑप्शन थर्ड है इसमें 82, ऑप्शन फोर्थ है इसमें 90। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड अप्लाई करो और देन मुझे आंसर बताओ। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट का भी एक मैं आसान तरीका बताऊंगा, कम टाइम में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि
8th एलिमेंट हमको बताना है, ठीक है। 8th तो नंबर एलिमेंट बताना है 6 को। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लिया करो 15, 90, 82, 30, 46, 55, 39, 21। अब ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ, मेरे सेशन का मोटिव यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का कितना जितना आसान से आसान तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताऊं, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व निपटा पाओ, ठीक। और आराम से, ऐसा तरीका भी नहीं कि एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बाकी सारे भैया एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपने ट्रिक बता दी, बाकी में तो मेथड अप्लीकेबल है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं, जो मैं तरीका बताऊँगा वो सारे क्वेश्चन में, उस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन पे, सॉरी उस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल होगा। तो देखो अब इस तरह अरेंज कर लेना, हमको लिख लिया हमने एरे को वैसे। अब इसमें क्या करना है सिलेक्शन सॉर्ट में, सबसे पहले हमको फर्स्ट, ये हमारा हो गया क्या फर्स्ट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये हमको पहले सॉरी एरे दे दी थी, ठीक है। अब हमको सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट देखना है और उसके बाद देखना है कि उससे मिनिमम कोई एलिमेंट है क्या। तो उससे मिनिमम जो भी एलिमेंट होगा उससे हम उसको स्वैप करते जाएंगे। तो 15 है, उससे मिनिमम हमको कुछ नहीं मिला, तो ये हमारा फर्स्ट स्वैप। अब हम इसको पूरा फिर से स्वैप नहीं हुआ तो एक बार फिर से लिखेंगे, तो मानो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब आगे चलो 15 का पार्ट तो हमारा हो गया। अब आओ 90 पे, तो 90 से देखो कोई सबसे लेस, जो सबसे मिनिमम होगा उससे हम उसको स्वैप कर देंगे। तो 90 से सबसे लेस है हमारा 21। तो अब हम इन दोनों को स्वैप कर दिए, तो हमारा सेकेंड पास में हमारा क्या है 15 तो ऑलरेडी वहीं पे है, तो 21 हमारा आ गया 90 की जगह, बाकी एलिमेंट वैसे ही अरेंज है 46, 55, 39 और यहाँ पे आ गया 90। अब आओ, तो ये दोनों हमारे हो गए। अब आओ 82 पे, ये हो गया, ये हो गया। अब आओ 82 पे, तो 82 से लेस कौन सा है, सबसे मिनिमम लेस, सबसे मिनिमम लेस 30 है, तो थर्ड पास में हमारा आया 15, तो ऐसे ही 21, 82 से 30 स्वैप हो गया, तो यहाँ पे आया 82 और यहाँ पे आया 46, 55 और बाकी एलिमेंट वैसे ही रखते जाना है। अब ये पार्ट भी हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आओ फोर्थ पे, तो अब फोर्थ पे अब आओ 82 पे, तो 82 से सबसे लेस कौन है 46, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे 15, 21, 30, 46 और जिससे स्वैप कर रहे हैं वहीं पे वैल्यू को रखना है, ये नहीं कि 82 सबसे नीचे रख दिए। 82, 55, 39, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 82 से लेस 39 है, तो यहाँ से हम इसको स्वैप करेंगे 39 से। तो यहाँ से हम रख किए, तो यहाँ पे आया 39, यहाँ पे आया 46, यहाँ पे आया 55, यहाँ पे आया 39 और सॉरी 82 और यहाँ पे आया 90। तो अब हमारा चले फिफ्थ पास पे, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे हो गया। अब आओ 46 पर, तो देखो 46 से मिनिमम कोई है उसके बाद नहीं है, तो भैया 46 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वैसे ही हम इसमें आगे बढ़ गए 41, 21, 33, 30, 39, 46, 55, 82 एंड 90। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा। अब आओ सिक्स्थ पे, ठीक है, तो सिक्स्थ पे अब 46 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 39, 30, 41, 50। अब 55 पे आओ, तो 55 भी हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अब यहाँ पे भी उसके बाद भी यही आया, तभी मैंने बोला था पहले ही कि हमारा आंसर वहीं पे हमारा आ गया है, बट मैं आप लोगों को समझने के लिए सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब 82, 55 वाला पार्ट भी हो गया, 82 और 90 वाला भी पार्ट चेक करोगे तो वो अब आगे के हमारे जो आए हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सिक्स्थ पास पे बताओ, तो हमने तभी मैंने सिक्स तक सॉल्व कर लिया पूरा, नहीं हमारा आंसर यहीं पे आ जाता। बट देखो अब सिक्स्थ पास में पूछा है कि 8 एलिमेंट कौन सा है, तो सिक्स्थ पास पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा 8th एलिमेंट आया 90। तो यहाँ से भी हम बता सकते थे कि हमारे आगे के जो पासेस होंगे ये हमको करने भले हैं, लेकिन हमको अब यहाँ से ही पता चल गया था कि इस 46 के बाद कि हमारी एरे जो बाकी है वो हमारी एरे क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई, तो आगे के जो पासेस होंगे उनमें सेम ही एरे हमारी रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा अब मैंने बताने के लिए सिक्स्थ पास तक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। तो 8th एलिमेंट में हमारा आया 90, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिन स्टूडेंट का आंसर 90 है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, बाकी जिनको नहीं आया तो वो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रहे हमारे आज के कुछ बढ़िया क्वेश्चन
जो कुछ क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन है जो आने की पॉसिबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करना और उसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि क्या आया भैया आंसर इसका। तो क्वेश्चन है कंसीडर द एरे, हमको एरे इसमें भी दी गई है, मैं एरे बना दे रहा हूँ, सॉरी 100 90 50 80 70 35 आगे है 49, ये हमको एक एरे दी है। अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन required to sort this array in ascending order using the insertion sort। ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 30, ऑप्शन सी है आपका 26, ऑप्शन डी है आपका 15। तो ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना और देन मुझे इसका आंसर आप लोग बताना। तो आज के सॉरी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आई होप आज के सेशन में आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और कुछ नए ट्रिक्स भी हमने देखी हैं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी मजा आया होगा। अब आज का जो होमवर्क है आई होप आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट पे बताना, और नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेंगे। और उसके अलावा भी अगर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेशन में सॉल्व किए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो कि भैया ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो उसका भी नंबर आप मुझे बता देना सब्जेक्ट डाल के कि भैया एल्गोरिथम का मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर लेंगे। बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हो तो वो मुझे कमेंट पे बताना, अच्छा लगा हो तो एक हार्ट जरूर बना देना। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए अच्छे क्वेश्चन के साथ जो गेट में आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आने की पॉसिबिलिटी है और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठंड भी बढ़ गई है तो आप लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी तो आपको 10 to 15 दिन आपके डेज वेस्ट हो जाएंगे। अब उन वेस्ट हो गए तो आप पढ़ाई इधर आपकी जो कंटिन्यूसली चल रही है वो ब्रेक हो जाएगी, रिदम आपका टूट जाएगा। और इस टाइम अब हमारा बहुत कम टाइम बचा है, तो इस टाइम अपने एक्सीलेटर बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, खूब सारा रिवीजन करो और खूब सारी टेस्ट सीरीज दो और खूब सारे सेशंस लो जो जिसमें हम जैसा क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो वो सेशन की भी आप अच्छे से देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो और इजी ट्रिक्स भी सीखो, क्योंकि एग्जाम में हमको ट्रिक्स बहुत हेल्प करती हैं जिससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और हम क्वेश्चन हड़बड़ाहट में गलत नहीं करते, क्योंकि लास्ट में हमको टाइम कम मिलता है ना, तो हमको आता हुआ क्वेश्चन हम हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं और वहाँ हमारा एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उससे हमारी मिस्टेक्स और हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। थैंक यू सो मच।